सो स्टूडेंट्स, इवोल्यूशन इन लाइफ फॉर्म में जो 3 कॉनोटेशंस हैं जो रिलीजियस लिटरेचर्स बताती हैं कि भाई थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है, उसमें 3 कॉनोटेशंस हैं। एनसीईआरटी ने बात लिखी है। सबसे पहला तो ये है भाई कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे वर क्रिएटेड एज सच, जैसे हैं बिल्कुल वैसे ही क्रिएट करे। किसने करे भाई? गॉड ने करे। सेकेंड पॉइंट, डाइवर्सिटी जो है ऑर्गेनिजम्स की वो हमेशा से ही सेम थी और क्रिएशन से लेकर के आज तक और इनफैक्ट आने वाले फ्यूचर में भी बिल्कुल ऐसे ही रहेगी, इसमें कोई इवोल्यूशन नहीं है। और अर्थ के लिए बोला गया कि भैया 4000 साल पुरानी है। रिलीजियस बुक्स कुछ इस तरीके की कॉमन बातें लिखती है, लेकिन इन आइडियाज को चैलेंज करा 19th सेंचुरी में बहुत से साइंटिस्ट ने। इन साइंटिस्ट में से एक साइंटिस्ट के बारे में एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन किया है, चार्ल्स डार्विन। तो ये चार्ल्स डार्विन है, एक नेचुरलिस्ट थे। इन्होंने अपनी एक शिप उठाई, इस शिप का नाम था HMS बीगल। ये इनकी शिप थी और ये 5 साल के लिए इस शिप को लेकर के अपने वॉयज पर निकले और इन्होंने साउथ अमेरिका के बहुत सारे आइलैंड्स को स्टडी किया। इसमें से एक आइलैंड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज गैलापागोस आइलैंड। गैलापागोस आइलैंड, इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। गैलापागोस आइलैंड में डार्विन फिंचेस पर इन्होंने स्टडी करी थी, वो बहुत ही फेमस एग्जांपल है। इनका ये कहना था कि भाई जो लाइफ है वो बहुत सारे तरीके के ट्रेड्स जो हैं, सिमिलैरिटीज जो हैं वो शेयर करती हैं आपस में भी, अपने आप में भी, और जो लाइफ फॉर्म्स पहले एग्जिस्ट करती होंगी। इनका यह मानना था कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो इवोल्यूशन हुआ है उसमें कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जो आज भी सरवाइव कर रही हैं अपने अंदर चेंजेस ला के, क्योंकि सरवाइव करना एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है आज के एनवायरनमेंट में और हमेशा से रहा, जिस सर्वाइवल के लिए बहुत से स्पीसीज ने अपने आप को मॉडिफाई किया, चेंज किया और उनमें आज इवोल्यूशन दिखता है। लेकिन ऐसी बहुत सी स्पीसीज भी रही होंगी जो अपने अंदर चेंजेस नहीं ला पाई और वो आज एक्सटिंक्ट हो गई हैं। ये चीज इन्होंने ऑब्वियसली HMS बीगल मैंने आपको बता ही दिया, 5 साल का इनका ट्रिप था और इन्होंने बहुत सारी स्पीसीज को ये बताया कि वो वेनिश हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। इसमें जो एक्सटिंक्शन होता है न्यूमरस लाइफ फॉर्म्स का पास्ट में, वो बहुत सारे रीजंस की वजह से है, ऐसा इनका मानना था। और इनका मानना ये भी था कि वेरियस टाइम्स पर अर्थ की हिस्ट्री में अलग अलग तरीके की लाइफ फॉर्म्स आती रहती है, लेकिन चार्ल्स डार्विन ये नहीं बता पाए थे कि ये इस तरीके की नई लाइफ का कारण क्या है, मतलब चेंजेस आने का रीजन क्या है। आज हम मानते हैं इस बात को या जानते हैं कि जेनेटिक वेरिएशंस रीजन है कि जो है जीन में चेंजेस होते हैं और स्पीसीज जो है इवॉल्व करती है, स्पीसिएशन होता है। लेकिन इसका ये रीजन चार्ल्स डार्विन नहीं बता पाए थे। इन्होंने बस ये बताया था कि इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म जो होती है ये ग्रेजुअल होता है। स्टूडेंट्स, इसमें मैं 2-3 बातें और बताना चाहता हूं ये चार्ल्स डार्विन के बारे में। चार्ल्स डार्विन ने इस बात को माना था कि जो भी स्पीसीज हैं वो सभी स्पीसीज मतलब बहुत ज्यादा फर्टिलिटी करने की एबिलिटी रखती हैं। तो मतलब उनका ये मानना था कि जो स्पीसीज होती हैं दे कैन ओवर रिप्रोड्यूस, उनका जो रिप्रोडक्शन है दैट कैन बी अनलिमिटेड रिप्रोडक्शन कैपेसिटी, अनलिमिटेड रिप्रोडक्शन कैपेसिटी। मतलब एक हाथी हो चाहे जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, अल्टीमेटली दे हैव द कैपेसिटी कि वो अनलिमिटेड मल्टीप्लाई कर सके, बट देयर रिसोर्सेज आर लिमिटेड। रिसोर्सेज कैसे हैं? रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं। अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो ऑब्वियसली देयर इज स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, देयर इज स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। और सर्वाइवल के लिए जब स्ट्रगल है तो ऑब्वियसली जो ऑर्गेनिजम्स फिट हैं, जो फिटेस्ट होगा वो सरवाइव करेगा। और फिटनेस का मतलब इनका क्या था? फिटनेस का मतलब ये नहीं है कि कौन कितना तंदुरुस्त है, फिटनेस का मतलब यहां पर सिर्फ रिप्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में, जो रिप्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में फिट है वो ऑर्गेनिज्म, वो स्पीसीज सरवाइव कर जाएगी। तो लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर पा रहा है, जो भी स्पीसीज लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर पा रही है वो फिट है, वो सरवाइव रहेगी, वो स्पीसीज सरवाइव करेगी, ठीक है। और जो भी अनफिट है दे विल एलिमिनेट। तो इनका मानना था देयर इज समथिंग कॉल्ड सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज,
ऐसा इनका मानना था, सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। और वो सर्वाइवल जो है वो किसका रहेगा, फिटेस्ट स्पीसीज विल सर्वाइवल, तो सर्वाइव करेगी। नेक्स्ट इन्होंने ये बात बोली थी नेचुरल सिलेक्शन की, ये नेचर डिसाइड करेगी कि कौन सी स्पीसीज फिट है कौन सी नहीं है। अगर हिरन बहुत सारे हैं और उनमें से कोई एक हिरन तेज नहीं भाग पाता तो ऑब्वियसली जब शेर शिकार करेगा तो वो उस हिरन को खा जाएगा। ऐसे में अगर कोई पर्टिकुलर स्पीसीज है इस तरीके से डिफरेंट डियर की, तो उनमें से वो स्पीसीज सबसे पहले एलिमिनेट होगी जो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाने में, मतलब कामयाब नहीं हो पाती है, जो सर्वाइव नहीं कर पाती है। और इस तरह से जो है नेचर ने कहीं ना कहीं डिसीजन लिया, क्योंकि ये सारी जितनी भी स्पीसीज होती हैं एक दूसरे पर चेक रखती हैं। आपने फूड चेन पढ़ा है, फूड वेब पढ़ा है, तो ये सारी स्पीसीज आपस में एक दूसरे पर चेक रखती हैं। इसलिए कोई भी स्पीसीज ओवर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती, चाहे उसकी कैपेसिटी भी हो, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। ये सारी बातें चार्ल्स डार्विन ने कही थी, लेकिन ऑब्वियसली ये स्पीसीज फिट होती कैसे है उसका रीजनिंग वो नहीं दे पाए थे। तो स्टूडेंट्स, डार्विन की थ्योरी जो थी नेचुरल सिलेक्शन की, वो यही कहती है कि फिटेस्ट रेफर्स टू द वन हु इज एबिलिटी टू अडेप्ट टू द चेंज और विद रिस्पेक्ट टू द रिप्रोडक्शन। एज अ रिजल्ट जो स्ट्रॉन्गेस्ट फीचर है वो जो है ज्यादा ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस कर रहा है वो सर्वाइव ज्यादा कर पाएगा, हायर सर्वाइवल रेट रहेगा उनका, और नेचर इस चीज को डिसाइड करेगी। इसका उन्होंने नाम दिया नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का जो एग्जाम्पल है इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म का, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन एक साइंटिस्ट थे जो पैरेलली आते हैं विद रिस्पेक्ट टू चार्ल्स डार्विन। जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर चार्ल्स डार्विन अपनी स्टडी कर रहे थे उससे ही कुछ ही टाइम पहले एक साइंटिस्ट और थे जो अपनी स्टडी चला रहे थे, जिनकी स्टडी मलाय आर्चिपेलागो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स पर स्टडी चल रही थी। वहां पर उन्होंने सिमिलर काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशंस को देखा। ये भी एक नेचुरलिस्ट थे और इन्होंने भी ये बात बोली कि जो जियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, हमारे अर्थ की जो हिस्ट्री के चेंजेस हैं वो कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल हिस्ट्री से लिंक करते हैं। जैसे जैसे अर्थ की खुद की ज्योग्राफी चेंज होती रही, ऐसे ऐसे जो स्पीसीज थे उनके अंदर भी चेंजेस आते चले गए। ये बात एल्फ्रेड वॉलेस ने भी बताई थी। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, बोला जाता है कि एल्फ्रेड वॉलेस ने दिया था। दो इंडिपेंडेंटली दोनों ने ही अपना काम किया, तो हम उसको तो अभी उसके डिटेल में तो नहीं जाएंगे, ना एनसीईआरटी वो बात कहती है कहीं भी, लेकिन बस इतनी सी बात बतानी है यहाँ पर कि ये जो जियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल हिस्ट्रीज हैं ये कहीं ना कहीं लिंक्ड है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस बात को यहाँ पर प्रूव करने के लिए साइंटिस्ट ने डिवाइड किया हुआ है टाइमलाइन को जियोलॉजिकल हिस्ट्री की, एपो में, पीरियड्स में, ठीक है, एरा में, अलग अलग एरा हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो आज जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो कहीं ना कहीं आपस में भी लिंक्ड हैं। वो उनके कॉमन एंसेस्टर्स भी थे, लेकिन वो कॉमन एंसेस्टर्स जो थे वो अलग अलग टाइम पीरियड में थे। तो इस तरीके से अगर पूरी चेन को निकाला जाए, समझा जाए, तो जियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल हिस्ट्री कहीं ना कहीं मैच कर जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, ये बेसिक थ्योरी थी इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। इसके बाद हम टॉपिक डिस्कस करेंगे एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। थैंक यू सो मच।